Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 9th and 10th June 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishletion from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये आखिर हुआ कैसे? देखिए रिसेंटली एक केस आया था, आपने सुना होगा कि जूही चावला जो है सुप्रीम कोर्ट में ये अपील किया था कि 5G जो है इससे बर्ड्स और इंसानों को प्रॉब्लम होती है, और इस प्रोसेस को या इस जो डेवलपमेंट है या ये 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन या ट्रायल है उसको सुप्रीम कोर्ट बंद कर दे। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइव प्रोसीडिंग रखी थी, बट मसला ये हो गया कि जूही चावला ने ये कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग वाला जो लिंक होता है उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया, जिसके चलते हुआ क्या कि उसमें बहुत सारे लोग जो जुड़ गए, और जिसके चलते बीच बीच में ये हो रहा था कि जूही चावला के फिल्मों के गाने बीच बीच में बज रहे थे। जजेस वगैरह ऑर्डर किए जा रहे थे ताकि इस आपके जो ये पर्सन्स ये गाना बजा रहा था ताकि उसको बंद कराया जा सके, या गाना जो गा रहा था उसको बंद कराया जा सके। बट क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म था, इसके चलते किसी भी तरह का उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा पाया। इसके चलते बाद में उस चैनल को ही बंद कर देना पड़ा, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे बहुत ही दिक्कत हुई। ये आखिर हुआ क्यों? देखिए इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि जूही चावला ने वो लिंक को शेयर कर दिया था, जो ये लिंक ओपन हो गया था और जिसके चलते वो हर किसी के पास पहुंच गया था। इन ऑर्डर टू डील विद दिस इश्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, और उस प्रोसीडिंग्स के दौरान उस प्रोसीडिंग के खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो पर्सन है उसको दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया कि ये जो पर्सन है जो ये बीच में गाना गा रहा था उसको ट्रेस किया जाए, और ट्रेस करके उसको सजा दी जाए या पेनल्टी इंपोज किया जाए। बट बाद में मालूम चला कि जूही चावला ने ही ये लिंक को शेयर किया था, जिसके चलते जूही चावला के ऊपर ही क्या हुआ, आपके कुछ पनिशमेंट या कुछ पेनल्टी लगी। इन फ्यूचर इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए पूरा एक गाइडलाइन ही प्रिपेयर कर दिया। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये लाइव जो स्ट्रीमिंग होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो उसमें कौन कौन से रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज रिलीज द ड्राफ्ट मॉडल रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। Here, the rules are part of the National Policy and Action Plan for Implementation of the Information and Communication Technology in the Judiciary। तो ये पहले से ही एक इम्प्लीमेंटेशन जो नेशनल पॉलिसी है उसी के तहत इसको लाया गया है। The rules would cover live streaming and recording of proceedings in High Court, lower courts and tribunals। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स कौन कौन से कोर्ट में, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है।
Earlier, the Chief Justice of India launched an artificial intelligence-based portal, SUPACE, in the judicial system aimed at assisting judges with legal research. तो उससे पहले एक प्लेटफॉर्म इशू किया गया था जजेस के लिए, सो दैट दे कैन सर्च हियर फॉर द लीगल रिसर्चेस वगैरह अगर कोई करता है तो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से वो हेल्प ले सकते हैं। बैकग्राउंड आपको अगर याद दिला दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट इन स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ ओपनिंग ऑफ द एपेक्स कोर्ट थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग अभी क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है जिसके चलते फिजिकल कोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन स्टार्ट किया है। It held that the live streaming proceedings are part of the right to access justice under Article 21, that is right to life and personal liberty of the constitutions। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये right to life and personal liberty के तहत आता है और केसेस का जल्दी निपटारा हो इसके लिए लाइव प्रोसीडिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। और सबसे पहला जो कोर्ट था वो गुजरात हाई कोर्ट था जिसने पहली बार ये लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, विच उसके बाद फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इसको फॉलो किया। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट रूल क्या है कि सबसे पहला द टेलीकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स मीन्स ऑल प्रोसीडिंग्स इन हाई कोर्ट कैन बी टेलीकास्ट एक्सेप्ट फॉर केसेस रिलेटिंग टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, gender biased based violence and those involving minors and cases which in the option of bench may provoke enmity among communities likely to result in the breach of law and order। तो यहाँ पर सारे केस तो नहीं बट जैसे कुछ केस जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जिसमें आम जनता से कोई मतलब नहीं है, दूसरा जेंडर बेस्ड वायलेंस, तीसरा इन्वॉल्विंग माइनर्स वगैरह, और केसेस जिसमें हो सकता है कि कम्युनिटीज़ में इनिमिटी हो वैसे केसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये लाइव प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी। दूसरा डिसाइडिंग अथॉरिटी, ऑब्वियस सी बात है द फाइनल डिसीजन इज एज टू बी वेदर और नॉट टू अलाउ द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग और एनी पोर्शन देयर ऑफ विल बी ऑफ द बेंच। बेंच डिसाइड करेगा कि इस प्रोसीडिंग को लाइव प्रोसीडिंग किया जाए या नहीं। हाउएवर द डिसीजन ऑफ द बेंच विल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट जुडिशियल प्रोसेस। होप आपको समझ में आया होगा ये। द डिसीजन ऑफ द बेंच शैल नॉट बी जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल नहीं होगा ये। एंड इट अलाउ ऑब्जेक्शंस मीन्स द रूल्स अलाउ फॉर ऑब्जेक्शन टू बी फाइल्ड अगेंस्ट लाइव स्ट्रीमिंग। अगर किसी को लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग हमें नहीं चाहिए देन इस लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग भी हो सकता है, जो प्रोसीडिंग है उसकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। द ड्राफ्ट रूल अलाउ फॉर आर्चिविंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए ये प्रोसीडिंग सेव रहेगी, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा। The use of authorized recording in the original form may be permitted by the court inter alia to disseminate new and for training, academic and educational purposes। तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसको एकेडमिक या रिसर्च प्रोसेस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, कोर्ट अगर परमिशन देता तभी। नेक्स्ट इस ऑब्वियस सी बात है इस ड्राफ्ट रूल के कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो जजेस के बीच में अगर कुछ डिस्कशंस वगैरह हो रहा है तो उस तरह के चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ना ही एडवोकेट्स के बीच में, वो एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में अगर कुछ डिस्कशन हो रहा है उसको भी लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा द रूल्स ऑल्सो प्रोहिबिट रिकॉर्डिंग और शेयरिंग द टेलीकास्ट और मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एंड मैसेज प्लेटफॉर्म अनलेस ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट। देखिए यही वो चीज़ें हैं जो जूही चावला ने किया था जिसके चलते कोर्ट ने ये प्रोसीडिंग डाली है। तो किसी भी तरह के कोर्ट के जो लिंक है उसको आप शेयर नहीं कर सकते सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पे। एंड रिकॉर्डिंग विल नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल प्रमोशनल पर्पसेस और एडवर्टाइजिंग इन एनी फॉर्म। इसको बकायदा ये प्रोसीडिंग को किसी भी तरह के आप एडवर्टाइजमेंट या अदर प्रमोशनल पर्पसेस में भी यूज नहीं किया जा सकता। बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है, फास्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होगा, स्पीडी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और अकाउंटेबल होगा। दूसरा इट कैन बी टाइम सेविंग, ये बहुत सारे टाइम सेव करेगा और बैकलॉग जितने केसेस है उसको जल्दी फटाफट निपटारा उनका हो सकता है। कंसर्न क्या है, देखिए लैक ऑफ टेक्निकल मैन पावर इन कोर्ट्स। देखिए कोर्ट हमारे जो हैं वो ओल्ड एज इशू टेक्निक से चल रहे हैं और इस अभी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि नेटवर्क का इशू हो गया, लाइव ऑडियो एंड विजुअल का प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए हमारे जो कोर्ट के एम्प्लॉई हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, उन्हें बहुत हेवी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी।
एंड ह्यूज कंसर्न विल बी द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। हो सकता है कि साइबर जो हैकर्स वगैरह हैं इसमें इंटरफेयर कर सके और इस पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को ही इंटरफेयर कर दे, तो साइबर थ्रेट का भी मसला हो सकता है यहाँ पर। एंड द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट्स आर ससेप्टेबल टू अब्यूसेस, दिस यूज ऑफ प्राइवेसी में अराइज। कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी जो प्राइवेट चीजें हैं वो पब्लिक हो, तो प्राइवेसी का इशू हो सकता है, बहुत बड़ी बात है ये। So this can be the issues. And last, infrastructure, especially the internet connectivity is also a big challenge in implementing the live proceeding of the court. कभी कभी क्या होता है कि सपोज करिए अगर जो क्लाइंट है वो कुछ ऐसे एरिया में रह रहा है जहां पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो ये लाइव प्रोसीडिंग नहीं अटेंड कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है इन द लाइव प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट्स। सो होप आपको समझ में आएगा पूरा ये ड्राफ्ट रूल एंड द ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट्स। सो दिस रूल्स इज बेसिकली ड्यू टू द जूही चावला केसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली G7 समिट की मीटिंग हुई थी यूके में, और G7 कंट्रीज ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है, एंड दैट डिसीजन इज बेसिकली द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। यस, बहुत बड़ी बात है कि एक टैक्स रेट पर इतने सारे कंट्री सहमत हुए हैं, और ये टैक्स रेट है कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो समझते हैं थोड़ा न्यूज क्या है। रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ G7 नेशंस रीच्ड अ लैंडमार्क अकॉर्ड सेटिंग ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के लिए प्रिपेयर्ड हुए हैं, और लोग जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन G7 कंट्रीज के, उन्होंने एक सहमति बनाई है कि दिस विल बी द कॉर्पोरेट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो कोई भी कंट्री चार्ज कर सकता है जो मेंबर कंट्रीज होंगे, और इसको रखा गया है 15% का। The agreement could form the basis of a worldwide deal. It will now be discussed in details of a meeting of G20 financial ministers and central bank governors in July 2021. Next, G7 also agreed to move towards making companies declare their environmental impact in more standard way, so investor can decide more easily whether to fund them or not. तो इसमें ये हो सकता है कि कंपनीज जो अपनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको क्लियरली डिक्लेयर करेंगे, एंड उसके हिसाब से ही जो इन्वेस्टर होंगे उसमें फंड इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी ला रहा है इस चीज़ों में। नेक्स्ट, अगर G7 समिट के बारे में, G7 कंट्रीज के बारे में बोला जाए तो इसमें करीब 7 कंट्रीज आते हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और G8 कंट्रीज ले लिया जाए तो इसके अंदर में रशिया भी आता है, और G20 कंट्रीज ले लिया जाए तो इसमें इन सारे कंट्रीज को लिया जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। तो ये कुछ कंट्री है जो G20 में आते हैं। तो G7 would back a minimum global corporation tax rate of at least 15% and put in place measures to ensure taxes were paid in the countries where businesses operate. ये भी मेजर्स रखे जाएंगे कि कंपनीज जो हैं वो टैक्सेस वहां पर पेड करें जहां पर वो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, आपको मालूम होगा ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, एंड इट इज इम्पोज्ड ऑन नेट इनकम और प्रॉफिट ऑफ दैट एंटरप्राइजेस, ये नहीं कि ग्रॉस है, बेसिकली ये नेट इनकम पे चार्ज होता है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में देखा जाए तो इट वुड अप्लाई टू कंपनीज ओवरसीज प्रॉफिट, जो भी कंपनी है जो ओवरसीज कंपनी है उनके ऊपर में उस कंपनी के ओवरसीज प्रॉफिट के ऊपर में भी चार्ज होगा। एंड देयरफॉर इफ कंट्रीज एग्रीज ऑन ए ग्लोबल मिनिमम, government could still set whatever local corporate tax rates they want. अगर कंट्रीज चाहे कि अगर कंट्रीज एक बार एग्री हो जाते हैं ग्लोबल मिनिमम पे, देन गवर्नमेंट्स कुड स्टिल सेट व्हाटएवर लोकल कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे वांट। तो एक्स्ट्रा अगर कुछ कॉर्पोरेट टैक्स वो एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, पर मिनिमम क्या होगा, 15% होगा। But if company pay lower rates in a particular country, their home government could top up their taxes to the agreed minimum rate, eliminating the advantage of shifting profit to a tax haven. बट अगर कोई कंपनीज अगर अपने होम कंट्रीज में लोअर टैक्स देते हैं, मतलब कि 12 या 13%, तो उस कंट्रीज को अगर 13% कोई कंपनी दे रहा है तो उसको 2% एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। तो ये 2% जरूरी है ताकि मेक द 15% एवरेज स्लैब, ताकि वो कंट्रीज कहीं टैक्स हेवन ना बन जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, टैक्स हेवन जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, इट इज जनरली एन ऑफशोर कंट्री दैट ऑफर्स फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस लिटिल और नो टैक्स लायबिलिटी इन ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली स्टैटिक एनवायरनमेंट।
तो टैक्स हेवन उसी को कहते हैं जहाँ पर किसी भी तरह के चार्जेस या टैक्सेस नहीं लगते हैं उस कंपनीज या उस इंडिविजुअल के ऊपर में। हेंस कोशिश वो कंपनी या वो इंडिविजुअल चाहेगा कि हम वहीं पर अपना बिजनेस करें। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कॉर्पोरेट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट इसका ज़रूरत क्या पड़ गया? देखिए सबसे पहला है रिड्यूस टैक्स लॉसेस। कंट्रीज़ के जो टैक्स लॉसेस होते हैं वो कम हो सके, जैसे कि increasingly income from intangible sources such as drug, patents, software and royalties or on intellectual properties has migrated to low tax jurisdictions and allowing companies to avoid paying higher tax in their traditional home countries. इट लीड्स टू टैक्स बेस इरोजन ऑफ द हायर टैक्स जुरिसडिक्शंस। तो अगर कंट्री कोई अपने जो होम कंट्रीज होता है वहाँ पर लो टैक्सेस होती है, जिसके चलते क्या होता है कि उसको कहीं ना कहीं टैक्स बेस इरोजन्स होता है और हेंस वो चीज़ें उनको उस कंट्रीज को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हेंस इट कैन अगर मिनिमम रहेगा तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। दूसरा, दिस कंपनी टिपिकली रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सब्सिडरीज टू हूवर प्रॉफिट आउट ऑफ द मेजर मार्केट इनटू लो टैक्स कंट्रीज। बेसिकली ये जो कंट्री बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपने छोटे छोटे सब्सिडरीज खोल लेती है अलग अलग कंट्रीज में, ऐसे कंट्रीज जहां पर टैक्सेस कम लगते हैं और हेंस वहां से वो प्रोडक्ट्स या उस प्रोसेसेस को रूट करती है जिसके चलते वो टैक्स को इवेट कर सके। तो ये भी एक मसला है जिसके चलते ये मिनिमम टैक्स लगाने की ज़रूरत है। दूसरा अगर देखा जाए तो सपोज करिए कि सच एज आयरलैंड और कैरेबियन नेशंस एज द ब्रिटिश वर्जिनिया आइलैंड और बहामास जो होते हैं और टू द सेंट्रल अमेरिकन नेशन सच एज पनामा, तो यहाँ पर भी आपको टैक्सेस बहुत कम लगते हैं। आपने आई एम श्योर आपने पनामा पेपर लीक के बारे में भी सुना होगा, तो ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है। इंडियाज एनुअल टैक्स लॉस ड्यू टू कॉर्पोरेट टैक्स अब्यूज इज एस्टिमेटेड एट ओवर US डॉलर 10 बिलियन। तो लगभग इंडिया का जो एनुअल टैक्स लॉस होते हैं इसके चलते, इन सब चीज़ों के चलते वो सम अराउंड 10 बिलियन US डॉलर का होता है। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा GMC-TR का। नेक्स्ट थर्ड जो है सेकंड जो है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। क्या GMC-TR विल एंड ए डिकेड लॉन्ग रेस टू द बॉटम इन विच कंट्रीज हैव कॉम्पिटेड टू अट्रैक्ट कॉर्पोरेट जाइंट्स विद अल्ट्रा लो टैक्स रेट्स एंड एग्जेम्पशंस। देखिए एक तो जो होड़ होती है कि हम कम टैक्स रेट लगा रहे हैं, हम कम टैक्स रेट लगा रहे हैं, आप हमारे पास चले आओ, वो अब नहीं रहेगा। मिनिमम आपको 15% लगाना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनियों के पास जब आज़ादी नहीं रहेगी कि हमको कम मिल रहा है कहीं, बेसिकली वो इक्वल रहेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द वहाँ पर पॉलिटी और गवर्नेंस के हिसाब से कंपनियाँ वहाँ पर जाएगी, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट, एंड इट विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन कॉर्पोरेट टैक्सेशन वर्ल्ड वाइड। चैलेंजेस क्या है? देखिए सबसे पहला ये है कि गेटिंग ऑल मेजर नेशन ऑन द सेम पेज इज ए प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सारे नेशन इस बात को एग्री करे वो भी डिफिकल्ट है। एंड GMC-TR impinges on the right of the sovereign to decide a nation's tax policy। तो टैक्स जो प्रोविजंस होते हैं वो एक सोवरेन पॉलिसी है और GMC-TR वो किसी कंट्रीज को राजी करे कि आप ये टैक्स इम्पोज करो, तो ये थोड़ा इशू प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट, पॉलिसी इश्यूज में की भी दिक्कत है, जैसे कि द ग्लोबल मिनिमम रेट्स वुड एसेंशियली टेक अवे ए टूल दैट कंट्रीज यूज टू पुश पॉलिसीज दैट सूट देम। आमतौर पे जो टैक्स रेट्स होते हैं ये कंट्रीज कभी कभी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू विच वो अपने पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं। तो अगर कोई कंट्रीज है जो कम रखना चाहता है तो अब रख नहीं सकता, क्योंकि ड्यू टू दिस वन एंड हेंस वो अपनी उसकी पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं भी कर सकता है। दूसरा, द लोअर टैक्स रेट इज ए टूल दे कैन यूज टू अल्टरनेटिवली पुश इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। ऑल्सो ए ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट विल डू लिटिल टू टैकल टैक्स एवेशंस। इवन ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो भी एक मिनिमम रेट रहे, वो एक ऐसा ऑप्शन है जो शायद नहीं हेल्प करेगा टैक्स एवेशंस के लिए, क्योंकि कंट्रीज अगर चाहेंगे तो बहुत सारे कंपनियां अगर चाहेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंट्री में जा सकते हैं जो मिनिमम 15% से थोड़ा कम ज़्यादा लेता हो सकता है। तो इसके चलते भी ये इशू है, तो ये शायद टैक्स एविजन में हेल्प ना करे। ये कुछ कंसर्न है इसके रिलेटेड। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट दोज डाउट और क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शंस। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट टू द कमेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली आपने सुना होगा कि टर्की इज सफरिंग फ्रॉम ए वेरी बिग इशूज, और वो इशू है सी स्नाउट का।
आमतौर पे ये म्यूसिलेज स्पीशीज के प्रजाति है और ये टर्की जो ये आप देख रहे होंगे सी ऑफ मरमरा, वहाँ पर ये पूरे बीचेस में ये पूरे इसी तरह के आपके सी स्नॉट आउट प्रेजेंट हो रखे हैं, जिसके चलते पूरा ये जो बीच है वो प्रॉब्लम हो गया है उसके। और इसके चलते और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, जैसे कि अंडर वाटर जो सी क्रिएचर्स हैं उनकी डेथ हो रही है और भी बहुत सारे इश्यूज है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये सी स्नॉट होते क्या हैं और क्या इशू है, क्यों ये ग्रो कर रहे हैं। देखिए रिसेंटली टर्की सीज ऑफ मरमरा, तो देखिए आमतौर पे ये टर्की है, ये रहा ब्लैक सी और ये रहा यहाँ पर सी ऑफ मरमरा। आपको याद होगा कि दिस सी ऑफ मरमरा और ये रहा इस्तांबुल, तो यहाँ से और ये रहा एजियन सी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कनेक्ट सी ऑफ मरमरा कनेक्ट ब्लैक सी एंड एजियन सी, तो कहीं ना कहीं विथ बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, यूपीएससी बहुत बार इसको पूछा हुआ है। तो सी ऑफ मरमरा में ही क्या हो रहा है इशू, ये सी स्नॉट का आउटब्रेक हो रहा है। न्यूज ये है कि रिसेंटली टर्की सी ऑफ मरमरा विच कनेक्ट्स द ब्लैक सी टू द एजियन सी, ध्यान रखिएगा ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा, हैज विटनेस्ड द लार्जेस्ट आउटब्रेक ऑफ द सी स्नॉट। ए सी स्नॉट आउटब्रेक वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन कंट्रीज इन 2007, तो 2007 में ऑलरेडी ये एक बार आउटब्रेक हो चुका है सी स्नॉट का और 2021 में फिर एक बार हो रहा है। सी स्नॉट इज बेसिकली ए मैरीन म्यूसिलेज, ये एक तरह के मैरीन म्यूसिलेज होते हैं एंड दैट इज फॉर्म्ड विद एल्गी और एल्गी व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड विद न्यूट्रिएंट्स। तो अगर एल्गी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन अगर उन एल्गीज को मिल जाए तो जिसके चलते वो हो सकते हैं ये सी स्नॉट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे यूट्रोफिकेशंस, ये पॉन्ड यूट्रोफिकेशंस और बेसिकली जो न्यूट्रिफिकेशन जिसको बोलते हैं, पॉन्ड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन अगर हो जाए तो पॉन्ड के ऊपर वाला रीजन्स पानी जो होता है हरा हो जाता है या ब्राउन वगैरह हो जाता है, जिसके चलते सन की जो रोशनी होती है वो पॉन्ड वाटर नीचे नहीं जाने देता, जिसके चलते अंडर वाटर प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। उस पॉन्ड के हो सकता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वगैरह भी, तो इसके चलते वहाँ के अंदर के जो जानवर होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। तो सेम केसेस हो रहा है आज सी ऑफ मरमरा में और वहाँ से उनसे रिलेटेड जो सी क्रिएचर्स हैं। तो इट इज़ बेसिकली यहाँ पर एल्गी है ये एज रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन कम्बाइंड विद द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कहा यह जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज भी सबसे बड़ा इशूज है, नॉट ओनली वाटर पॉल्यूशन। Next, the nutrients overload occurs when algae feast on warm weather caused by the global warming। तो अगर algae warm water को obvious सी बात है बहुत लाइक करते हैं और उसके अंदर जो nutrients जो बाहर के मतलब घरों से या घर के जो डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह है उसके चलते जो वाटर्स आ रहे हैं, जो उसमें न्यूट्रिएंट फिल्ड वाटर आ रहे हैं, जिसके चलते ये algae और भी ज़्यादा थ्राइव कर रहा है एंड हेंस दे कवर द होल ओशियंस। इट लुक लाइक ए विशियस ब्राउन एंड फोमी सब्सटेंसेस, ये एक तरह का विशियस ब्राउन एंड फोमी सब्सटेंसेस है। आई एम श्योर यहाँ पर आपको जो एक वीडियो दिख रहा होगा आप ये देख सकते हैं कि देखिए कितने ये डीप मतलब पोर्शन है, कितने ये डीप लग रहा है कि फोम की तरह बना हुआ है एंड दिस रीजन मेक, आप समझिए कि यहाँ पर पूरे सन की रोशनी को पूरी तरह से बंद कर देता है। होप आपको ये सारा चीजें समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको जो दिख रहा है वो वीडियो में, ये एक तरह के फोम नहीं है, ये आप सी स्नॉट ही है जो एल्गी फॉर्म होता है और एक फोम की तरह पूरा लेयर बना रखा है। और आपको यहाँ पर एक छोटा सा जो पिक्चर्स है उसमें देख सकते हैं कि एक स्लाइमी लेयर टाइप का है ये। सो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक और इसके लिए बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट लुक लाइक ए विशियस ब्राउन एंड फोमी सब्सटेंसेस। नेक्स्ट कंसर्न ऑब्वियस सी बात है, इसके चलते सी फिशरमैन वगैरह उनकी जो रोजी रोटी चली गई, कोरल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड इवन जो सी क्रिएचर्स उनकी भी डेथ हो रही है ड्यू टू ऑक्सीजन। सबसे पहला, इट हैज कॉज मास डेथ अमॉन्ग द फिशेस पॉपुलेशन एंड ऑल्सो किल्ड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सच एज कोरल एंड स्पॉन्जेस। दूसरा, इट इज नाउ कवरिंग द surface of the sea and has also spread to 80 to 100 feet below the surface, which eventually can collapse to the bottom and cover the sea floor। इवन सी फ्लोर को तक को ये कवर कर सकता है, तो उसके चलते इवन ये होगा कि इवन नीचे के जो एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन विल बी अफेक्टेड। जो भी फिशरमैन है जो सी के ऊपर में डिपेंडेंट है उनकी भी लाइवलीहुड अफेक्टेड हो जाएगी। एंड एज द स्लज इज गेटिंग कलेक्टेड इन देयर नेट मेकिंग देम सो हेवी दैट दे ब्रेक और गेट लॉस्ट।
Moreover, the mucilage coating the string makes the net visible to fishes and keep them away. तो बेसिकली ये म्यूसिलेज जो भर जाते हैं उस नेट में, उसके चलते फिशेस उन नेट को देख सकती है और जिसके चलते वो बकायदा उस नेट से भी दूर हो जाएगी। Waterborne disease, it can cause an outbreak of waterborne disease such as cholera in the cities like Istanbul. तो इस्तांबुल में ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप्स ये है, the entire sea of Marmara will be turned into a protected areas. Moreover, steps are being taken to reduce pollutions and improve treatment of wastewater from the coastal cities and ships. And Turkey biggest maritime cleaning operation is being launched and called on local resident artists and NGOs to join hand to extend assistance. तो वहां पर लोकल NGOs वगैरह को भी बुलाया गया है इस सी के क्लीनिंग के लिए। होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसके चलते न्यूट्रिएंट पॉल्यूशंस और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि इट इज द प्रोसेस वेयर टू मेनी न्यूट्रिएंट्स मेनली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर एडेड टू द बॉडीज ऑफ वाटर एंड कैन एक्ट लाइक फर्टिलाइजर कॉजिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज यूट्रोफिकेशंस। अब ये सोर्स कहाँ से है ये न्यूट्रिएंट्स का? दे कैन ऑकर नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये रॉक की जो वेदरिंग होती है वहां से भी निकल के आते हैं। And soil in the watershed, and they can also come from oceans due to mixing of water current. तो water current के mixing के चलते भी हो सकता है। Next, there are many nutrients entering our coastal water from wastewater treatment facilities, runoff from the land in urban areas during rain, and from the farming. Impact ये होगा, several algal growth block light that is needed for plants such as sea grasses to grow. When the algae and sea grasses die, they decay, and in this process the oxygen in the water is used up, जिसके चलते BOD वगैरह इंक्रीज हो जाता है and the used up, and this lead to low level of oxygen, dissolved oxygen in the water, and this in turn can kill fish, crab, oyster and other aquatic animals. तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है इस न्यूट्रिएंट पोल्यूशन के चलते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आपके सी स्नॉट के बारे में। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको मालूम होगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है अक्टूबर में। सो फॉर दैट वी हैव स्टार्टेड प्रीलिम्स 2021 वन लाइनर। ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे जो बहुत ही छोटे होंगे, बट दे हेल्प अस इन गेटिंग दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। सो फ्रॉम टुडे वी हैव स्टार्टेड वन लाइनर फॉर द यूपीएससी प्रीलिम 2021। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है वो है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए चालू किया गया है और इसमें नीति आयोग और पिरामिडल फाउंडेशन दोनों मिलकर ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कवर अप किया जाएगा और इसमें उस एरिया के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा अलॉन्ग विद सर्टेन अदर एनजीओस, लगभग 1000 से ज़्यादा एनजीओस को चूज किया गया है। दे विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू द कोविड-19 पेशेंट्स हु आर आइदर असिम्प्टोमेटिक और हैव माइल्ड सिम्टम्स। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड होंगे वो होगा झारखंड से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट इसमें अंदर में इंक्लूडेड होंगे। तो दैट इज सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये नीति आयोग और पिरामिडल फाउंडेशन की एक साझेदारी है। चलिए दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है युवा स्कीम फॉर यंग राइटर्स। बेसिकली रिसेंटली जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने अनाउंस किया है अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, हेंस युवा। ये एक तरह का मेंटरशिप स्कीम होगा उन यंग राइटर्स के लिए जिनकी उम्र 30 साल से कम है एंड दे वांट टू बिकम द राइटर। तो अगर इसमें एक कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको एक कुछ महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको उन महीनों में 50,000 तक के हर पर मंथ उनको एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा एंड दे विल बी ट्रेन्ड इन राइटिंग्स एंड उनकी किताबों और उनके जो बुक्स जो आर्टिकल्स वो लिखे हुए होंगे उनको एनबीटी पब्लिश करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। नेक्स्ट जो है थर्ड जो हमारा वन लाइनर है वो है ऑपरेशन पैंजिया 14। रिसेंटली इंटरपोल की ये मुहिम है जिसके तहत बेसिकली इंटरपोल इज गोइंग टू सर्च और गोइंग टू ट्रैक ऑल दोज फेक मेडिसिन विच यूज टू बी सोल्ड इन ऑनलाइन। वैसे 110 लाख वेब लिंक को पकड़ा गया है जो इस तरह के फेक मेडिसिन बेचते हैं और उनको उनके ऊपर में ये ऑपरेशन किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और ताकि इस तरह के जो फेक मेडिसिन है वो इरोड किया जा सके मार्केट से।
तो दैट इज द ऑपरेशन पैंजिया 14। नेक्स्ट है आई फैमिलिया। आई फैमिलिया इज बेसिकली, ये भी इंटरपोल का ऑपरेशन है, और रिसेंटली आई फैमिलिया इज बेसिकली ये एक ऐसा डेटाबेस होगा जहां पर एक पर्सन्स के डेथ के बाद अगर उसकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही है, या क्योंकि उसका सैंपल या डीएनए सैंपल नहीं है, तो इवन ये एक ऐसा एक ऐसा डेटाबेस बनाया जाएगा जहां पर मोस्ट ऑफ द लोगों या फैमिलीज के डीएनए के सैंपल्स को लिए जाएंगे और उनके फैमिली या किनशिप के डीएनए से मैच करके हो सकता है एक पर्सन्स की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की जा सके। देखिए, आमतौर पे ये होता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो अगर उसका चेहरा वगैरह पहचान में नहीं आता है तो उसके डीएनए सैंपल उठाए जाते हैं। बट अगर उस पर्सन का डीएनए है ही नहीं, और अगर देखा जाए उस पर्सन के डीएनए का कहीं सैंपल नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उन फैमिलीज के सैंपल के थ्रू उसके सैंपल को मैच किया जाएगा, एंड दैट विल हेल्प इन डिटेक्टिंग और इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप विद दोज फैमिली और दोज पर्सन्स। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ नोन एज आई फैमिलिया। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, एक तरह का ग्लोबल डेटाबेस बनेगा पूरे ऑल ओवर जो कंट्री मेंबर कंट्रीज होंगे उनके सिटीजन्स के। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, हेंस द वर्ड आई फैमिलिया। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया। And please do subscribe to our YouTube channel and also share this video with your friends.